ये चुनाव था मोदी बनाम ममता का। घायल ममता ने एक व्हील चेयर पर बैठ करके सैकड़ों करोड़ के जहाज में चलने वाले आदमी को, जिसके पास सीबीआई है, जिसके पास ईडी है, जिसके पास इनकम टैक्स है, जिसके पास पूरा मीडिया है, जिसके पास इलेक्शन कमीशन है, ममता जीत गई, ठीक है, बधाई उनको। लेकिन चुनाव मोदी नहीं हारे, ये देश चुनाव हारा है महेंद्र जी। ये हार हमारे देश की जनता की है। हम सब हार गए। हजारों लोग जो कोविड में अपनी जान गंवाने वाले हैं, वो अपनी जिंदगी हार गए। वो एक बात बड़ी साफ है कि जो बड़बोले दावे हैं बीजेपी के, जहां जाएंगे 75 पार कर देंगे, 200 पार कर देंगे, ये कर देंगे, दिल्ली में 60 पार कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो एक तो वो पैटर्न अब जनता के सामने स्टेब्लिश हो रहा है धीरे धीरे कि ये बड़बोले दावे करके मीडिया, प्रीपेड मीडिया के माध्यम से और क्रेडेंशियल्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश में मैंडेट को लूटने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी तिहाई, 3/4, 2/3 जिस तरीके से चलते हैं, उस पर कहीं ना कहीं लोग समझने लगेंगे कि ये प्रोपेगेंडा मशीन है सारी की सारी। मीडिया की भी रोल को समझेंगे। किसी टीवी चैनल ने, जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे, मेरी आपकी बात हुई थी, सार्वजनिक पटल पर है, मैंने कहा था 2/3 बहुमत से ममता वापस आ गई। 2/3 से ऊपर बहुमत आया है उसका। बंगाल समेत 5 राज्यों के नतीजे देश के सामने हैं। हुआ क्या है, इसका असर क्या होगा देश की राजनीति के ऊपर, बीजेपी की राजनीति के ऊपर, ममता बनर्जी की राजनीति के ऊपर, कांग्रेस की राजनीति पर, जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो चाहे राष्ट्रीय दल हो या फिर क्षेत्रीय दल हो, उनकी राजनीति पर क्या असर होने जा रहा है, देश के भविष्य पर इसका क्या असर होने जा रहा है, और ये क्यों हुआ है? क्योंकि दावे जिस तरह के थे, ये बिल्कुल उसके विपरीत नतीजे हैं। इस बारे में विश्लेषण करने के लिए वो पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जो डे फर्स्ट से ताल ठोक कर दावा कर रहे थे कि जिस तरह के ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, मीडिया जिस तरह से बीजेपी को लीड में दिखा रहा है या फिर एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये सब धराशाही होने वाले हैं, ये झूठ साबित होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत इसी सवाल से कि सर, आज ये हुआ क्या है? देखिए महेंद्र जी, हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास का ये आज तक का सबसे इल टाइम्ड इलेक्शन मैं कहूँगा। ये जो असेंबली इलेक्शन हुआ हमारा, जी जी, ये चुनाव कराने का समय नहीं था। 20 करोड़ वोटर थे इन 5 राज्यों के अंदर जी। उस 20 करोड़ वोटर्स की जान को खतरे में डाला गया गलत समय पे, जब कोविड का पूरे देश में महामारी चल रही है, सेकेंड वेव चल रही है। और उसके बाद 140 करोड़ लोगों तक उसका प्रभाव आज पूरा देश देख रहा है कि डेली 4 लाख तक के पेशेंट्स आ रहे हैं नए। और बंगाल में तो हर दूसरा या तीसरा आदमी कोविड पॉजिटिव आ रहा है। तो महेंद्र जी, मैं एक पत्रकार के नाते आज थोड़ी सी भावनाएं दिमाग पर हावी है। जब जिस तरह की जो संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं जो इस देश में हो रहा है, उसमें मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा मुझे। महेंद्र जी, ये जो चुनाव हुआ, ये चुनाव था मोदी बनाम ममता का। जी, ममता जीत गई, ठीक है, बधाई उनको। लेकिन चुनाव मोदी नहीं हारे, ये देश चुनाव हारा है महेंद्र जी। ये हार हमारे देश की जनता की है। हम सब हार गए। हजारों लोग जो कोविड में अपनी जान गंवाने वाले हैं, वो अपनी जिंदगी हार गए जी। ये हार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हार है, जहां पर मरीजों के लिए, जिसकी देश की राजधानी में, और तो पूरे देश की बात छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन की कमी है, लोग सड़कों पर ऑक्सीजन और बेड्स की कमी के कारण मर रहे हैं, और देश के कर्णधार उन तड़पते हुए लोगों को छोड़ करके वोट मांग रहे हैं। ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण सच आप सबके दर्शकों के बीच में जाना चाहिए, और जो हम सबको झकझोर सके। जी जी। कोरोना और किसान आंदोलन दोनों के बीच में ये चुनाव हुआ था, इसलिए सिर्फ पश्चिम बंगाल की नज़र पश्चिम बंगाल के चुनाव पर नहीं थी, बल्कि पूरे देश की नज़र इस चुनाव के ऊपर थी। अगर राजनीतिक नज़रिए से हम लोग देखें
सही है, हम कोरोना को झेल रहे हैं इस वजह से, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकलेंगे। और लोग देख रहे थे कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीत जाती तो आप ये मान के चलिए कि कोरोना को देखते हुए जिस तरह की विफलता नज़र आ रही है, शायद बीजेपी डिनाई कर देती कि कोई विफलता नहीं है। किसान आंदोलन का जो असर या फिर किसान आंदोलन की जो टीस लोगों में देखने को मिल रही है, अगर बीजेपी जीत जाती तो बिल्कुल बीजेपी ये कह देती, दावा करती कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, किसान तो बीजेपी के साथ है। असर किस तरह का देखा जाएगा सर? लेकिन एक तो जो हमने पहले स्लॉट में बात की कि कहीं ना कहीं दिक्कत थी टाइमिंग को लेकर के, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम है बड़े स्पष्ट है जी। देखिए तमिलनाडु में क्या होगा आप सबको पता था। केरल का चुनाव थोड़ा सा अप्रत्याशित हुआ क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार वहां पर रिपीट हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसका क्रेडिट निश्चित तौर पर सीपीआईएम को जाएगा। इतिहास में ये पहला अवसर है, नहीं तो पिछले 4 दशकों से क्या होता था, एक बार कांग्रेस एक बार सीपीआईएम। ये पहली बार हुआ है कि वहां पर रिपीट हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर एकदम पूरे तरीके से हाशिए पे चली गई जी। असम में हमें उम्मीद थी, सबको पूरा देश देख रहा था जिस तरह के हालात थे, क्योंकि उनका AIUDF से अलायंस हो गया था कि शायद कांग्रेस अच्छा कर पाएगी, लेकिन वहां बीजेपी ने अच्छा किया जी। तो पूरे देश में चुनाव का पैटर्न उस तरीके से वोटर के हिसाब से अलग अलग हुआ है जी। लेकिन इस चुनाव के जो परिणाम होंगे वो एक बात बड़ी साफ है कि जो बड़बोले दावे हैं बीजेपी के, जहां जाएंगे 75 पार कर देंगे, 200 पार कर देंगे, ये कर देंगे, दिल्ली में 60 पार कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो एक तो वो पैटर्न अब जनता के सामने स्टेब्लिश हो रहा है धीरे धीरे कि ये बड़बोले दावे करके मीडिया, प्रीपेड मीडिया के माध्यम से और क्रेडेंशियल्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश में मैंडेट को लूटने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक तो ये पैटर्न का पूरा स्टेब्लिश हो गया। आज 5वीं 6ठी स्टेट में ये हुआ है 200 पार। ठीक, 80 पे लीड नहीं कर रहे। केरल में एक भी सीट नहीं आई। ठीक, और पूरे देश में अगर इनका देखो कि हमारा 22 राज्यों में सरकार है, जहां पर इनकी 1 सीट है वहां भी इनकी सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में जहां 3 सीट है वहां भी इनकी सरकार है। तो एक ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जो रचा जा रहा है महेंद्र जी, मुझे लगता है कि इससे थोड़ी सी जागृति तो आएगी, एक बात जी। दूसरी बात, कांग्रेस इस चुनाव परिणाम के बाद और ज्यादा हाशिए पर चली जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है उसमें देखिए क्वेश्चन करने वाला तो आज की तारीख में कोई है नहीं, लेकिन अंदर खाने उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि जिस स्टेट के अंदर आपका काडर नहीं है, जिस स्टेट के अंदर आपके पास ग्रास रूट पे कैंडिडेट्स तक नहीं है, वहां पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रच करके, आप इतनी हाइप क्रिएट करके, और ये इस तरह का चीज जो आपको फिर हार का सामना करना पड़ता है। अगर सोचिए यही चीज किसी और पार्टी ने की होती तो आज मीडिया उनका क्या हाल कर रखा होता। मोदी और अमित शाह से कोई सवाल नहीं पूछ सकता जी, कोई किसी ने कोई सवाल उठाया। तो अब जो मुझे परिस्थितियां लग रही, इस बंगाल का चुनाव का परिणाम इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है महेंद्र जी। वो इसलिए कि अगले साल यूपी का भी चुनाव है, ठीक है, अगले साल पंजाब का भी चुनाव है, उत्तराखंड का, इससे उत्तराखंड का भी चुनाव आएगा, हिमाचल का भी चुनाव आएगा। हाँ, हिमाचल का साथ। अभी तक जो आप बीजेपी को अजय घोषित मान के चले थे ना, जिस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश किया कि हम तो अजय हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जो पार्टी, अखिलेश की पार्टी जो है, उनमें कहीं हौसला आएगा कि भाई अगर ममता कर सकती हैं, द हेल ऑफ ममता ने एक व्हील चेयर पर बैठ करके सैकड़ों करोड़ के जहाज में चलने वाले आदमी को, जिसके पास सीबीआई है, जिसके पास ईडी है, जिसके पास इनकम टैक्स है, जिसके पास पूरा मीडिया है, जिसके पास इलेक्शन कमीशन के तक के आरोप लगे जी, जिसके पास इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने तो सारी सीमाएं लांघ दी ना इस बार। 3 दिन पहले तक जी प्रचार बंद कर देंगे। पहले मोदी घोषणा करते हैं कि मैं रैलियां नहीं करूंगा, उसके बाद चुनाव प्रचार पे रोक लग जाती है। इस देश के संविधान में जब चुनाव की बात जब लिखी गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसमें स्ट्रिक्टली मैंडेटेड है कि सभी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा जी। यहां लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड यही है, इसी को बोलते हैं चुनाव आचार संहिता जी जी जी। सभी को समान अवसर दिया जाएगा प्रचार का भी, और कोई भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो तो सारा इलेक्शन कमीशन ने दिखाई दिया। 8 फेज का चुनाव, आज तक हिंदुस्तान का चुनाव 8 फेज में नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव 8 फेज में हुआ है। कोई पूछने वाला है देश में? और दूसरी भी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है, 100 लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी 2019 में। बहुत सारे तर्क और कुतर्क इस देश में चल रहे। पिछली बार की तुलना में बीजेपी 3 सीटों पे थी, 80 आ गई, बहुत बड़ी उपलब्धि है निश्चित तौर, लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम तो जर्नलिस्ट, हम तो सवाल पूछेंगे। 2019 के एक लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 142 सीटों पर लीड किया था, आज तो 80 आई अभी तक के जो आंकड़े।
जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो इस चुनाव का महेंद्र जी क्या होगा, जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स अब अगले आने वाली है, वहां एक तो भाजपा की जो अजय की छवि है वो कहीं ना कहीं उस पर झटका लगेगा जी। और जिस तरीके से इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी तिहाई, 3/4, 2/3 जिस तरीके से चलते हैं, उस पे कहीं ना कहीं लोग समझने लगेंगे कि ये प्रोपेगेंडा मशीन है सारी की सारी। मीडिया की भी रोल को समझेंगे। किसी टीवी चैनल ने जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे, मेरी आपकी बात हुई थी, सार्वजनिक पटल पर है, मैंने कहा था 2/3 बहुमत से ममता वापस आ गई। 2/3 से ऊपर बहुमत आया है उसका। आज भी अकेली लड़ रही थी। हाँ, यही सर सवाल यही है जी। और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है नहीं कर पाई कांग्रेस या फिर जो दूसरे नेता बीजेपी के खिलाफ नहीं कर पाए। ममता बनर्जी ये क्यों कर पाई, जबकि आपने बताया कि सिर्फ बीजेपी और मोदी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे थे उनके खिलाफ, तमाम जो सरकारी मशीनरी थी वो भी थी, प्रोपेगेंडा जो मशीनरी थी वो भी थी, और इलेक्शन कमीशन तक के ऊपर आरोप लगे। जी नहीं महेंद्र जी, इसमें देखिए ममता का इस बारे में तो कोई शक ही नहीं कि वो ग्रास रूट की बड़ी लीडर है। वो संघर्षशील नेता है। 30 साल का लेफ्ट का जो शासन था वेस्ट बंगाल के अंदर, जैसे आज बीजेपी है, वेस्ट बंगाल में तो जो लेफ्ट था उससे भी कहीं मजबूत था। अकेली महिला ने उखाड़ के फेंका था पूरे लेफ्ट को वेस्ट बंगाल से, आपको याद होगा। तो उनके जो संघर्ष की तो गाथा आज तक देश में मतलब दूसरा कोई उदाहरण है नहीं। और आज जिस तरह का सत्ता प्रायोजित चुनाव हुआ, उसमें जिस तरीके से उन्होंने पटकनी दी है सिंगल हैंडेडली, उनके सारे जो सीनियर लोग थे वो तोड़ लिए, धन बल जो जिस चीज से भी, साम दाम दंड भेद, उसका मतलब साफ है कि वो ग्रास रूट लीडर हैं, मास लीडर हैं, फाइटर हैं, लोगों की बात करती हैं। उन्होंने किसी में बदतमीजी किसी के नाम के साथ नहीं की। उनको तो बहुत दीदी और पता नहीं क्या क्या कहा गया। उन्होंने अपना कूल और काम मेंटेन रखा। लोगों से घायल होने के बावजूद पूरा चुनाव आप देखिए उन्होंने व्हीलचेयर पे किया है। तो कहीं ना कहीं उसकी उनको संवेदनाओं का भी लाभ मिला है। महिला वोट उनको बड़े लेवल पे मिले जी। तो मेरा केवल ये कहना है कि जिस तरीके से वो लड़ पाई, अगर सभी विपक्षी दल फिलहाल के लिए अगर उनको बीजेपी नामक चीज से मुकाबला करना है, तो वो यूं नहीं लड़ पाएंगे जैसे लड़ रहे हैं। वो यूं लड़ पाएंगे जैसे ममता लड़ रही है, जैसे केजरीवाल लड़े दिल्ली में। तो जिसका जो है, हम किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर किसी आदमी ने अच्छा किया है तो उसको प्रशंसा उसकी बनती है, क्रेडिट उसको जाना चाहिए जी। और किसी ने अगर देश के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है, देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ किया है, तो वो भी जाना चाहिए। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा अपने महेंद्र जी, ममता बनर्जी इस देश की विपक्ष की सियासत की बड़ी धुरी बनने जा रही है जी। वो मैं यही सवाल करने जा रहा था जी। कि ममता बनर्जी का उभरना जी। ये विपक्ष का उभरना माना जाए या फिर विपक्ष में एक नए तरीके का बिखराव माना जाए? नहीं, आज तो विपक्ष बहुत ही निराशाजनक स्थिति में जी। कोई भी, कांग्रेस समेत कोई भी पार्टी आज अपने आप को चैलेंजर कह ही नहीं सकती। उनके पास ना तो वो धनबल है, ना उनके पास मुद्दों को कहीं, जब विपक्ष की आवाज को सत्ता के अलावा कोई चैनल, कोई अखबार, कहीं मीडिया में कोई स्पेस ही नहीं मिलेगा, पब्लिक डिस्कोर्स में आएंगे ही नहीं, विपक्ष भी क्या करेगा? फाइनेंशियली सारे के सारे बैंकरप्ट हो चुके हैं। ये एक बार राहुल गांधी ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष होता है जब संस्थाएं उसके साथ में होती हैं। विपक्ष अगर कोई मुद्दा उठाए, मीडिया दिखाए या फिर अदालतों का साथ मिले, चुनाव आयोग अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड दे, आचार संहिता ढंग से फॉलो करवाए, तब तो विपक्ष इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर तमाम संस्थाएं उसके खिलाफ हो जाएं, और सरकार तो है ही, तो फिर विपक्ष उस तरह से प्रभावी नहीं हो पाता। बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं आप। ये सारी चीजें तो आपने पिछले 7 साल में देख ली ना। पूरे का पूरा एक पैटर्न चल रहा है देश के अंदर कि विपक्ष से सवाल करने हैं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता ये किसी डेमोक्रेसी। सत्ता पक्ष से सवाल, हमें जर्नलिज्म में क्या पढ़ा आपने कि एनीबॉडी हु इज ऑन चेयर शुड बी क्वेश्चन्ड। जी। हियर वी आर क्वेश्चनिंग ए पर्सन और ए पार्टी और ए ग्रुप ऑफ पार्टीज हु आर नोवेयर नियर द पावर। सो दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज न्यू डेमोक्रेसी। जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है महेंद्र जी, और इससे को बदले बिना विपक्ष को देखिए, ममता आज एक प्रतीक है और ऐसे ही बहुत सारे प्रतीकों को जोड़ करके अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो उनको अपने अपने जो तुच्छ मतभेद है उनको छोड़ करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, कॉमन मिनिमम स्ट्रेटेजी के साथ चैलेंजर की भूमिका निभानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता किसी अकेली पार्टी के हाथ में, किसी पार्टी के बूते में आज ये कोई बात है। सच्चाई है जी। अच्छा सर, ममता बनर्जी
उभरेंगे एक नई धुरी के तौर पर, विपक्ष की नई धुरी। लेकिन नरेंद्र मोदी जो अपने आप में आज की तारीख में बीजेपी हैं, इस चुनाव के बाद उनकी छवि में किसी तरह का उभार या फिर किसी तरह की गिरावट आप आंकते हैं? नहीं महेंद्र जी, ये तो सवाल ही बेमानी है। नरेंद्र मोदी जी, बाकी सब कुछ होता रहेगा। अगर आपने आज टीवी चैनल की कवरेज देखी, मैं बड़ा हैरान था। पूरा चुनाव मोदी बना ममता लड़ा गया है। जी जी। और जैसे ही बीजेपी की सीट 80 दिखने लगी, हाँ, मोदी का चेहरा हटा करके सभी चैनलों के स्क्रीन पर देख लीजिए आप, उसमें नड्डा का फोटो लगा हुआ है। नड्डा की क्या हैसियत है? हमारा पूरा सत्ता तंत्र मोदी सवालों से ऊपर है। मोदी को किसी उनकी छवि को कोई नहीं होता, कोई प्रभावित कर ही नहीं सकता। कल सुबह से आज हरियाणा में तो आपने देख ही लिया कि 7 दिन का लॉकडाउन बढ़ गया है। कल से फिर कोविड का नैरेटिव पीक पे चला जाएगा और सारा देश फिर अपने सामान्य कामों में लग जाएगा। यही नया नॉर्मल है महेंद्र जी, और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की छवि को कोई छू नहीं सकता है। अच्छा, जितने चैनल, जितने अखबार, उनका एक सूत्रीय एजेंडा ही छवि कायम रखना है बस। ठीक है जी। लेकिन जो लोग ये छवि गढ़ते हैं या फिर छवि को बचाते हैं, वो चाहे न्यूज़ चैनल्स हो, मीडिया मशीनरी हो या आईटी सेल हो सर, क्या उनकी छवि के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा इन नतीजों का? क्योंकि सारा फोकस है ना सर पश्चिम बंगाल पे था। 1-2 तो नए चैनल खुल गए थे स्पेशली, और उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बीजेपी को जिताने के मिशन के साथ खोले गए थे। तो सारा फोकस मीडिया का था और सारे ओपिनियन पोल भी मीडिया के थे और पूरा का पूरा नरेशन भी मीडिया का इसी हिसाब से था कि भी बीजेपी जीत रही है। लेकिन वो जो लोग दावा कर रहे थे, क्या लोगों के जहन में अब नहीं जाएगा कि ये जो हमें दिखाते हैं या पट्टी हमें पढ़ाते हैं, ये झूठ होता है? नहीं महेंद्र जी, उसमें तो सवाल ये है ना, जैसे केरल जैसे राज्य था। हाँ, केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, उन्होंने आईना दिखा दिया ना। लोकसभा चुनाव में 10% वोट आई थी। पिछले चुनाव में विधानसभा में 1 सीट बीजेपी की थी। अब जब मैं और आप बात करें तो किस पहले दिन में 3 सीट पे लीड कर रहे थे, अभी एक किसी भी सीट पे लीड नहीं कर रहे। शाम को एक बार रिजल्ट फाइनल हो जाए। तो समस्या क्या है कि इनके नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव जब तक कोई नहीं आएगा, और काउंटर नैरेटिव कौन करेगा? उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए मैन पावर चाहिए, उसके लिए धनबल चाहिए। वो तो किसी के पास है नहीं आज की तारीख में। तो ये तो देश की जनता को उसके मुद्दों पे जागरूक किए बिना, आज भी आप देखिए ना, धर्म के नाम पर चुनाव हुआ है। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है कंप्लीटली पोलराइज चुनाव था। ममता कैसे जीती? बहुत इंटरेस्टिंग। एक मैंने कल रात को मैं किसी जर्नलिस्ट साथी से बात की, उसने बड़ी कमाल की बात कही। मैंने कहा साहब ममता, मैं जैसे कहा कि वो जीत रही है, तो हम डिस्कस कर रहे थे। उसने कहा कि साहब ममता जीतेगी माइनॉरिटी जो है उनकी मेजोरिटी वोट से और मेजोरिटी की माइनॉरिटी वोट से। तो ये बाइनरी मुझे बड़ी पसंद आई। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म पे तो आप खेल गए ना, मुद्दों पे तो चुनाव नहीं हुआ ना। असम में जिस तरह की नाकामियां हुई हैं, जिस तरह का मिजरेबल फेलियर हुआ है, उसके बाद भी बीजेपी आ रही है ना। क्योंकि कांग्रेस से स्ट्रेटेजिक गलती क्या हुई असम के अंदर? जब पिछले चुनाव के अंदर, असेंबली चुनाव के अंदर, जब एआईयूडीएफ से समझौता करना चाहिए था, तब तो समझौता नहीं किया। अब जब पूरा चुनाव कंप्लीटली धर्म पे पोलराइज था, अब एआईयूडीएफ पे अलायंस कर लिया, तो सुसाइड किया है। तो कांग्रेस आज की तारीख में पॉलिटिकल सुसाइड के लिए मशहूर है। ये मैं कहना चाहता हूं। तो देश की जनता को जब तक उनके मुद्दे उन्हीं की भाषा में सभी मिलकर के, और ग्राउंड हिट करना पड़ेगा नेताओं को। दे हैव टू हिट द ग्राउंड, लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा। और ये जो कोविड का संक्रमण काल है, ये एक बेहतरीन समय है विपक्ष के लिए, क्योंकि सरकार तो नाकाम होगी पूरे तरीके से। ये समय है उस कनेक्ट को रिस्टेब्लिश करने का, अपनी सेवा भावना के साथ। पूरे देश में क्राइसिस है। हाँ बिल्कुल, अगर आप सेवा करेंगे, लोगों की जानें बचाते हुए नजर आएंगे, लोगों के मुद्दे के लिए जूझते हुए नजर आएंगे, अगर उसका आपको फायदा भी होता है तो ये अच्छी बात है। इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। नहीं, आप करेंगे तो उस पर सियासत ना करें। और भी कोई विपक्ष का पार्टी कोविड की बात करता है तो भला आप सियासत ना करें कोविड पे। और वो शहीदों पे भी सियासत करेंगे। और सियासत तो होनी चाहिए ना, ऐसे स्वास्थ्य के मुद्दे पे लोगों की जानें जा रही हैं, ऐसे मुद्दों पे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे मुद्दों पे होनी चाहिए सियासत। और सियासत क्या सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे करने की चीज थोड़ा ही नहीं। महेंद्र जी, मैं तो एक ही बात के साथ इसको कहना चाहूंगा कि अगर जन सेवा में कोई सियासत है तो सभी कर लेना, फिर सबको करनी चाहिए। ये हजारों जाने बच जाएंगे, लाखों जाने बच जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसमें सियासत होती तो करें,
स्वागत करते हैं उसका। लेकिन आज के दौर में लोगों का जीवन बचाना सबसे बड़ा काम है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये बेहतरीन नोट है, ये बेहतरीन नोट है इस बात को ख़त्म करने का कि जनसेवा के लिए आप अगर सियासत करना चाहते हैं तो करिए ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।